हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर का मेरा मुख्य उद्देश्य बिहार लोक सेवा आयोग की एक कंप्लीट प्रिपरेशन किस प्रकार से की जाए और स्पेशली बिगनर को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें हम कितने स्टेज में पेपर होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। किस स्टेज पे कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, प्री में कितने क्वेश्चन और क्या भी प्रक्रिया है उसके बारे में, फिर मेंस के बारे में, फिर इंटरव्यू के बारे में। इसके पहले एक लेक्चर बिहार लोक सेवा आयोग के पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर हमने डाला था कि बिहार लोक सेवा आयोग में किन किन पोस्ट को लेकर वैकेंसी निकलती है, तो उसके बारे में डिटेल वहाँ पे हमने बताया था आपको। बाकी एग्जाम के कुछ प्रोसेस के बारे में भी वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। तो अब अगर ये वीडियो देख रहे हैं और वाला वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर उस फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई है। आज के इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे बीपीएससी का जो सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करके हम ये देखें कि कहाँ पे किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज है, किस तरह से अपने पूरे प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है। सामान्यतः मेरे पास जो बच्चे आते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए एलसीएस में या लक्ष्य सिविल सर्विसेज में, जो 1 साल 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब या फिर अलग अलग स्रोत से, अलग अलग माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर जो बच्चे यहाँ पे तैयारी करते रहे हैं, तो उनमें काफ़ी मतलब ये देखने को मिलता है कि ना तो सिलेबस पे ठीक ढंग से कि क्या क्या पूछा जाता है, मतलब किस पेपर में क्या पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 कितने नंबर या कितने मार्क्स का होता है, किस सेक्शन में क्या पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ओवरलैप करते हैं और दोनों को साथ में पढ़ने की आवश्यकता है, फिर मेंस आंसर राइटिंग की शुरुआत कहाँ से की जाए। तो इन सारी बातों पे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस का पेपर देने जा रहे हैं। इतने बड़े पेपर देंगे, अब बिहार में ऑफिसर बनने का आपको मौका मिलेगा, तो एक कंप्लीट रणनीति जब तक आपके पास नहीं होगा तो कोई भी बड़ा लक्ष्य अचीव नहीं होता है। तो किसी भी बड़े लक्ष्य को अचीव करना है तो फिर आपको एक कंप्लीट अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी और एक फोकस तैयारी करना पड़ेगा। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट में है कि कितना पढ़ेंगे और क्या छोड़ेंगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सब भटकाव से आप बचते हुए किस तरह से एक फोकस तैयारी आप कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे हम आज बातचीत करेंगे। और एक सब्जेक्ट का एग्जाम्पल भी हम लेंगे कि जो भी सब्जेक्ट 8-10 सब्जेक्ट बीपीएससी के अंतर्गत है, तो आप अगर बिगनर अभी तैयारी कर रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 में है और आगे आपको एग्ज़ाम देना है, तो फिर किस तरह से अभी से अपने प्रिपरेशन, अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ बीपीएससी को भी थोड़ा सा फोकस करते हुए बीपीएससी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से और लास्ट तक लेक्चर को आप देखेंगे तब भी सारी चीज़ें समझ में आएंगे। नॉन सीरियस कैंडिडेट के लिए वीडियो नहीं है, आप आराम से कॉपी बंद करके जा सकते हैं। जो भी सीरियस कैंडिडेट है, जो आगे बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एक फुल प्रूफ रणनीति कि किस पेपर में क्या चीज़ आता है और किस तरह से उसके प्रिपरेशन करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हमने सारी चीज़ों को इसमें अलग अलग स्लाइड के माध्यम से हमने कवर करने का प्रयास किया है। जैसे इसमें आप देखेंगे तो ये प्रीलिम्स में क्या है, फिर मेंस में क्या क्या, ये मेंस का ये प्रीवियस कुछ कट ऑफ, ये आपका मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारा चीज़ डिस्कशन, फिर ये मेंस का जीएस पेपर 2, फिर आपका एसे, फिर उसके बाद से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इन सारी चीज़ों पे हम बातचीत करेंगे, ठीक है। लेटेस्ट जो कट ऑफ वगैरह आया होगा उस पर भी हम बातचीत करेंगे कि प्रीलिम्स मेंस में किस तरह से कट ऑफ को आप पार कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से कॉपी पेन ले लीजिए और स्टेप बाय स्टेप बीपीएससी की प्रिपरेशन से संबंधित इस रणनीति वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखते चले कि कौन सी सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट है और किस तरह से उसको तैयारी करना है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्या योगदान है, कौन कौन से बुक यहाँ पे इंपॉर्टेंट होंगे, उन सारी चीज़ों पे हम स्टेप बाय स्टेप बात करते जाएंगे, ठीक है। तो बिहार लोक सेवा आयोग की अगर बात करें तो बीपीएससी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो इस एग्जाम को कंडक्ट करता है और बिहार के अलग अलग पोस्ट पे आपको ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। एसडीएम, डीवाईएसपी, बीडीओ, सीओ, जितने सारे लोग ये आपको देखते हैं, ये सब बिहार लोक सेवा आयोग के थ्रू चुनकर आते हैं और बिहार के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। 3 स्टेज पे ये पेपर होता है। सबसे पहले एक होता है प्रारंभिक परीक्षा, फिर होती है मुख्य परीक्षा, फिर होता है
साक्षात्कार, फिर फाइनल रिजल्ट बनता है, और जो लोग भी फाइनल रिजल्ट में आते हैं फिर उनको बिहार में सर्विस करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आगे प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। जैसे अब जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, वो प्रारंभिक परीक्षा में क्या कुछ पूछा जाता है यहाँ पे, मतलब प्रश्न पत्र कैसे होता है। तो एक प्रश्न पत्र होता है सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में। तो बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक या पीटी परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होता है, जिसको प्रारंभिक परीक्षा या प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्रीलिम्स बोलते हैं। ये सामान्य अध्ययन का एक ही प्रश्न पत्र होगा आपके पास, सामान्य अध्ययन का एक सिंगल प्रश्न पत्र होगा। अब ये प्रश्न पत्र में कुल 150 क्वेश्चन आएंगे। अब 150 क्वेश्चन कौन कौन आएंगे हम आगे के स्लाइड में अभी बात करेंगे कि 150 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे। ठीक है, कुल अंक कितना होगा 150, मतलब 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है जो 68 से ऐड हुआ है, हालांकि 69 में निगेटिव मार्किंग कटकर हो गया है कितना, 1/3, यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका मतलब माइनस हो जाएगा, तो 1/3 यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, तो ये आपका प्रारंभिक परीक्षा के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, 1/3 निगेटिव है। ठीक है, तो ठीक है, प्रश्न पत्र एक होगा जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर होंगे, नकारात्मक या निगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3 नकारात्मक मार्किंग है। नेक्स्ट, अब ये जो 150 क्वेश्चन प्रारंभिक परीक्षा का है, इस प्रारंभिक परीक्षा के 150 क्वेश्चन में क्या पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसका एक यहाँ पे ब्रेक किया गया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो भी क्वेश्चन की संख्या लिखा गया है ये काफ़ी एनालिसिस के बाद, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के बाद तब यहाँ पे ये डाटा दिया गया कि प्रीलिम्स में और में कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हिस्ट्री, इतिहास। बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हिस्ट्री एक काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया है, और यहाँ से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपको बिहार के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद से है दूसरा ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बाद से ज्योग्राफी, भूगोल, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जिसमें आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और कुछ बिहार ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद से एक तीसरा महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसका नाम है पॉलिटी, क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इंडियन पॉलिटी सामान्यतः यहाँ पे है तो 10 से 15 क्वेश्चन है। तीसरा एक सेक्शन है, चौथा सेक्शन, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद से जनरल साइंस या साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आपको मिलेगा, लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा प्रीलिम्स के अंतर्गत। उसके बाद से काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसका नाम है करंट अफेयर्स, 20-25 कभी कभी 30-32 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से पूछ लिए जाते हैं। प्रीवियस 1 साल या फिर 1.25 साल या 1.5 साल के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं बिहार लोक सेवा आयोग के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसका नाम है बिहार स्पेशल, 15 से 20 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, बिहार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे जो क्वेश्चन है बिहार स्पेशल में करके आते हैं। ठीक है, उसके बाद से जनरल मैथ्स एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इजी, लेकिन उतना भी नहीं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और उसके बाद से फिर बिहार स्पेशल और मैथ, टोटल 8 सेगमेंट है। 8 सेगमेंट है जहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 8 सेगमेंट का अलग अलग क्वालिफिकेशन, मतलब उसका ब्रेक किया गया है कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रीलिम्स में कितने टोटल क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर का, 150 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग कितना है, 1/3। अब प्रीलिम्स की अगर बात करें, प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स के पेपर देने के बाद से फिर यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में प्रीलिम्स आप पास करते हैं, तब आप पहुँचते हैं कहाँ पे, मेंस में। अब प्रीलिम्स के लिए क्या कट ऑफ होता है और कितने मार्क्स को आपको क्रॉस कर जाना है, तो 67th की अगर बात करें, 67th में तो प्रीलिम्स का कट ऑफ जनरल के लिए वो 113 था। 67 बीपीएससी की बात करें। अच्छा, 67, 68, 69 ये थोड़ा सा समझ लीजिए, मतलब बिहार में जब से बिहार लोक सेवा आयोग पेपर लेना शुरू किया है तो 67वीं बार वो पेपर हुआ है। तो इस तरह से समझना, जैसे 70वीं अभी पेपर पेंडिंग में, अभी 68 तक का रिजल्ट आ गया है, 68 तक का फाइनल रिजल्ट आ गया है, 69th का मेंस का एग्जाम हो चुका है और इसका रिजल्ट आना अभी पेंडिंग में है, जुलाई के लास्ट में आने की संभावना है।
और फिर ये 69वीं का मेंस का रिजल्ट पेंडिंग में है। और नेक्स्ट अगली जो वैकेंसी आएगी 2024 में वो 17th या 17वीं बीपीएससी की वैकेंसी आएगी। फिर 2025 में 71वीं का 2000, क्योंकि ये कैलेंडर बीपीएससी का जारी हो गया है कि प्रत्येक सितंबर के माह के 30 सितंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। नेक्स्ट ईयर जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास, सितंबर में प्री होगा, जनवरी के आसपास मेंस होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू होगा और पूरा प्रोसेस फाइनल होगा। तो अभी 69वीं का मेंस का रिजल्ट पेंडिंग में है, 17वीं का अभी फॉर्म डलाने की कुछ उम्मीद है कुछ दिन के बाद, और उसके बाद से नेक्स्ट 2025 में आएगा 71वीं, 2026 में आएगा 72वीं, 2027 में आएगा 73वीं। इस प्रकार से प्रत्येक साल मतलब इसका कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है। अब आपका ग्रेजुएशन कब हो रहा है, कब आपको इस एग्जाम में बैठना है, कब आपको उस लेवल पे तैयारी तक पहुंच जाना है, किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं। अब मान लीजिए 2026 में आपका ग्रेजुएशन पूरा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 72वीं बीपीएससी आपके टारगेट पे होगा। ठीक है, 72 बीपीएससी आपके टारगेट पे मान लीजिए अगले साल देना है, आपकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुआ है, 2025 में आपकी ग्रेजुएशन हो गई, तो जाहिर सी बात है कि 71वीं बीपीएससी आप देंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स का जो 67th बीपीएससी का था उसका कट ऑफ था 113, काफ़ी हाई कट ऑफ गया था। उसके बाद से कुछ परीक्षा प्रणाली में थोड़ा बहुत सुधार हुआ और अभी तक 68 तक थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, इसको थोड़ा सा पेपर के पैटर्न में चेंज हुआ, नेगेटिव मार्किंग ऐड हुआ, तो 68 में जो कट ऑफ था वो लगभग जनरल का 91 पे चला गया। अब जो भी कैटेगरी का है 5-6 नंबर यहाँ पे माइनस कर लीजिए। फीमेल कैटेगरी का चूंकि अलग से कट ऑफ बनता है तो फिर वो भी अपना 4-5 नंबर यहाँ से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इस बात को समझ गए। तो 68 में 91 कट ऑफ था। 69th का भी प्रीलिम्स का अगर बात करें तो यहाँ पे भी ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो 69th का जो कट ऑफ था वो भी 91 या उसके समथिंग था, 91 के आसपास। अब चूंकि निगेटिव यहाँ पे ऐड हुआ इसलिए कट ऑफ मार्क्स थोड़ा सा नीचे चला गया, तो ये प्रीलिम्स का कट ऑफ हम बता रहे हैं। ठीक है, तो 113 से घटकर इतना आ गया। अब आपको प्रीलिम्स पास करना है तो आपकी जो रणनीति होनी चाहिए कि इस 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको सही कर लेना है। तो हमारे हिसाब से आपका 100+ टारगेट करके आप चलते हैं, 100 आप क्वेश्चन ठीक ठाक काट कूट कर आप सही कर लेते हैं तो लगभग आपके प्रीलिम्स की सफलता 100% सिक्योर हो जाती है कि आप प्रीलिम्स अच्छा तरीके से पास कर जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बता दिया प्रीलिम्स। अब जितना भी सीट वैकेंसी निकलती है उसके 10 गुना लोगों को मेंस के लिए सेलेक्ट किया जाता है। कितने? 10 गुना, यानी जितनी सीट होगी उसके 10 गुना लोग मेंस के लिए सेलेक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए कि 450 सीट है, टोटल 450 सीट है, तो इसका 10 गुना कितना होगा? 4500। अब फिक्स नहीं है 4500, मान लीजिए कि एक कट ऑफ पे 2-3 लोग हैं तो वहाँ पे 2-3 लोग वो सब सेलेक्ट होते हैं, तो 4500 प्लस ही ये सामान्य तक मतलब हो जाता है। फिर इतने लोग आपको मेंस देंगे। पहली बात, आपके फाइनल मेरिट लिस्ट से प्रीलिम्स के मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। प्रीलिम्स का बस इतना ही उद्देश्य, नोटिफिकेशन भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, प्रीलिम्स का मात्र इतना ही उद्देश्य है कि नॉन सीरियस कैंडिडेट को परीक्षा के एग्जाम से क्या कर देना? बाहर कर देना। मतलब जो सीरियस नहीं है उन कैंडिडेट को यहाँ से बाहर कर देना। सारा जो गेम है वो मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, मेंस और इंटरव्यू, क्योंकि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका पोस्ट का जो सिलेक्शन होगा कि आप किस पोस्ट पे जाएंगे। आप पहले ही प्रयास में बीपीएससी के बंधन से मुक्त होना जाना चाहते हैं, एसडीएम पहले ही प्रयास में बन जाते हैं, तो बीपीएससी के बंधन से मुक्त होकर रैंक आपको बढ़िया लाना पड़ेगा, या फिर डीवाईएसपी या जो अलग अलग पद है। ठीक है, तो ये सारा चीज डिपेंड करता है 900 नंबर का मेंस और 120 नंबर का इंटरव्यू। प्रीलिम्स का जो 150 नंबर है, ये 150 नंबर किसी भी मतलब आगे आपके सिलेक्शन प्रक्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप 150 में से 140-45 भी ला देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा, और कोई कट ऑफ से थोड़ा ही अधिक होगा उसको भी मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि प्रीलिम्स एक छटनी प्रक्रिया है जहां से नॉन सीरियस कैंडिडेट को फील्ड से बाहर कर देना है, परंतु अब इसका ये मतलब नहीं कि आप भी इसको सीरियस न लें। क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रीलिम्स नहीं पास करेंगे तब तक फिर आपको मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा। तो जरूरी ये भी है, तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे और मेंस देंगे और फिर आगे अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया प्रीलिम्स के बारे में। अब अगर मेंस की बात करें,
तो जो लोग यानी सीट के 10 गुना लोग कट ऑफ बनेगा, 10 गुना लोग मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे। अब जो मेन आपका गेम बनता है या जो भी आपका सिलेक्शन का पूरा आधार टिका हुआ है वो सारा का सारा टिका हुआ है मेंस के ऊपर। अब जो प्रीलिम्स होता है वो प्रीलिम्स जो होता है वो एमसीक्यू टाइप का होता है, मतलब एक क्वेश्चन फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन रहता है जिसके हिसाब से आपको बनाना होता है। मतलब क्वेश्चन के अंदर ही, मतलब क्वेश्चन फिर नीचे 4 ऑप्शन, उसी में से एक आंसर होता है जिसको आपको चुनना होता है। लेकिन जो मेंस का पेपर है वो सब्जेक्टिव है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा 1857 की क्रांति का कारण परिणाम बिहार में इम्पैक्ट, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो मेंस आपका सब्जेक्टिव है, ये खासकर ये तीनों पेपर आपका, ये वैकल्पिक विषय ये आपका मतलब ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, आगे उस पर हम बात करेंगे बारी बारी से कौन सा पेपर किस तरह से। तो जब आप प्रीलिम्स के पेपर पास करते हैं तो प्रीलिम्स के पेपर के पास करने के बाद आगे आप स्टेप पे पहुंचते हैं मेंस पेपर, ठीक है, जिसको मुख्य परीक्षा या मेंस पेपर के नाम से जाना जाता है। अब इस मुख्य परीक्षा में टोटल पेपर होंगे आपको 5, मतलब मुख्य परीक्षा में आपको टोटल 5 पेपर देने पड़ेंगे। ध्यान से बातों को सुनिए और एक बार रणनीति अपना बनाइए और फिर उस रणनीति के साथ आप आगे बढ़िए। जो भी हेल्प होगा, लक्ष्य सिविल सर्विसेज हमेशा बीपीएससी और इससे तैयारी करने वाले संबंधित छात्रों के लिए जो भी बेस्ट यहाँ से हो सकता है वो सारी चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, नोट्स हो या बाकी सारी चीज़ों। तो एक बात दिमाग में रखें, तो सिलेबस को फिर एक बार, तो कुल 5 पेपर होते हैं मेंस में। कितने भाई? 5 पेपर। लेकिन यहाँ पे जो मेंस का कट ऑफ बनता है वो कितने पे बनता है? 900 पे। इसका क्या माजरा है देखिए। सबसे पहला जो आपका पेपर होगा वो होगा सामान्य हिंदी का, जनरल हिंदी, ये सभी किसी को देना होता है। सामान्य हिंदी का पेपर होगा 100 नंबर का, जिसमें पासिंग मार्क्स है ओनली 30%, यानी 30% आप ला देंगे तो आप जनरल हिंदी का परीक्षा पास कर देंगे केवल। अच्छा, ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है, मतलब इसको केवल पास करना है, ठीक है। तो इसमें से केवल 30% नंबर लाना है, मतलब 100 में से 30 प्लस आप नंबर ला देंगे तो हिंदी आप पास कर जाएंगे, ठीक है। हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले सभी बच्चे लगभग इस पेपर को पार कर जाते हैं। हमने भी अपना पेपर दिया था, तो हमारे पेपर में भी हम कभी हिंदी का अलग से नहीं पढ़े थे, बस एग्जाम के 1-2 दिन पहले थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिए थे और बाकी इसको कर लिए थे। 52-53 नंबर मिल गया था, हम आराम से इसको पास कर गए थे, ठीक है। तो ये ज़्यादा। नेक्स्ट, अब अगला एक है आपका ऑप्शनल, जिसको आप वैकल्पिक विषय बोलते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग से भी बहुत से सब्जेक्ट है, लगभग 30 के उस के आसपास विषय हैं, जिनमें से कोई एक विषय आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से किए हैं, कौन से सब्जेक्ट से किए हैं, उसका कोई लेना देना यहाँ से नहीं है। आप उन लिस्ट में से 25-30 सब्जेक्ट की जो लिस्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मतलब ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका ऑप्शनल होगा, आप चूज कर सकते हैं, इसके लिए आप फ्री हैं। और जो ऑप्शनल होगा वहां से 100 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के आएंगे, मतलब ऑप्शन के साथ आपको मिलेंगे। अब इस ऑप्शनल के क्वालिफाइंग है चूंकि ये भी, तो यहाँ पे क्वालिफाइंग करने के लिए आपको 40% टोटल मार्क्स चाहिए। हिंदी को पास करने के लिए 30%, लेकिन वैकल्पिक विषय को पासिंग मार्क्स यहाँ पे है 40%, ठीक है। तो 40% आपको वैकल्पिक विषय में पासिंग मार्क्स होगा, मतलब चाहिए। और ये दोनों का दोनों पेपर क्वालिफाइंग है, मतलब ये इसका मार्क्स आगे नहीं जुटेगा, बस इसको पास करना जरूरी है। परंतु अगर इस दोनों पेपर को पास नहीं करते हैं तो फिर आगे की कॉपी का आपका मूल्यांकन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, आगे हम बात करते हैं सामान्य। अब बाकी जो 3 पेपर है 900 नंबर का जहाँ से कट ऑफ बनेगा, उस पर अगर बात करते हैं तो इसमें एक है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र या जीएस पेपर 1, एक है जीएस पेपर 2 और एक है एसे। तो जीएस पेपर जो 1 होगा वो 300 मार्क्स का होगा, जीएस पेपर 2 होगा वो भी 300 मार्क्स का होगा, और निबंध का जो पेपर होगा वो भी 300 मार्क्स का होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जीएस पेपर 1 300 नंबर, जीएस पेपर 2 300 नंबर, एसे या निबंध का पेपर 300 नंबर। आगे देखेंगे हम जीएस पेपर 1 में क्या क्या कुछ पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम आपको एक कॉपी भी दिखाएंगे, मेंस का कॉपी, जो 69 से मेंस का कॉपी में थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, उसको भी दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पे खाली जगह कैसे कॉपी मिलता है, कितने शब्द में लिखना होता है, कैसे, उन सारी चीज़ों पे भी बातचीत करेंगे, ठीक है। तो धैर्य रखिए और चीज़ों को आगे समझते चलिए। तो
मेंस में कितने पेपर? टोटल 5। एक जनरल हिंदी का पेपर होता है जिसमें 100 नंबर का आता है, 30 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। निबंध आता है, प्रेस राइटिंग आता है, कुछ मुहावरे वगैरह करके आते हैं, ठीक है। ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें 100 MCQ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 40% लाना अनिवार्य है। आपका ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से, इसका कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। बस आप BPSC के द्वारा जो दिए गए सब्जेक्ट है, सो उसमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करके आपको 100 क्वेश्चन ये मिलेंगे, ठीक है। जो सबसे मेन जहां से कट ऑफ आपका निर्धारित होगा वो है GS पेपर 1, GS पेपर 2 और फिर SA का पेपर। यहाँ तो कोई दिक्कत, 300 प्लस 300 प्लस 300 ये तीनों को मिलाकर 900 नंबर का आपका मेंस होगा, जहां से कट ऑफ निर्धारित होगा। कितने भाई? 900। अब इन 900 नंबर में से कट ऑफ के आधार पे जो लोग का चयन होगा वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू होगा टोटल कितने? 120 नंबर का। अभी बोले जो कट ऑफ या जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो भी बनता है तो उसमें जो मतलब मेरिट लिस्ट जो बनता है तो रैंक 1 रैंक 2 इस तरफ से होता है ना, तो जितना आपका बेहतर रैंक होगा आपके सर्विसेज उतने ही बेहतर मिलने की उम्मीद रहेंगे, ठीक है। तो इसको समझ। अब GS पेपर 1, GS पेपर 2 और GS पेपर 3 इस पे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ पूछा जाता है, ठीक है। साक्षात्कार 900 प्लस 120 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है और 900 नंबर का मेंस, टोटल 1020 पे आपका फाइनल कट ऑफ बनता है, अंतिम रूप से कट ऑफ बनता है। और जो लोग 1020 पे फाइनल कट ऑफ बनता है, जैसे अभी तक 68 तक का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। हम आपको अभी बताए थे 68 तक का रिजल्ट आ गया है। 2 कट ऑफ हमने यहाँ पे लिया है कि मेंस का कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा एनालिसिस करने में मौका आपको सहूलियत होगी कि किस तरह से आगे के प्रिपरेशन करना है, किस पेपर में कितने, कौन से पेपर में कितने नंबर लाना है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 67th का कट ऑफ क्या रहा, ठीक है। तो अनरिजर्व यानी जनरल की बात हो रहा है, तो जनरल का कट ऑफ अगर 67th का देखें तो 471, कितना में? 900 में। 900 का मेंस है, इसमें से 471 नंबर जो भी उस जनरल कैटेगरी के अंतर्गत 471 या उससे अधिक जो भी लाया वो आपको इंटरव्यू देने का या साक्षात्कार देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। फिर अनरिजर्व फीमेल का 460, EWS का 447, EWS फीमेल का, अच्छा सभी जगह पे फीमेल है क्योंकि बिहार में रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, इसलिए उनका कट ऑफ अलग से बनता है, ठीक है। फिर SC कैटेगरी का 408, SC फीमेल 391, शेड्यूल ट्राइब्स 416, शेड्यूल ट्राइब फीमेल 383, यहाँ पे दिया हुआ है BC के लिए 452, BC फीमेल का 443, EBC और ये सारा दिया हुआ है। ये आपका मेंस का कट ऑफ है। मेंस टोटल कितने नंबर का है पता है आपको? अभी हम बताए थे कितने नंबर का है? 900 नंबर का। और 900 नंबर में अगर जनरल की बात करें तो 471 चाहिए मेंस पास करने के लिए, यानी लगभग कितना? 450 पे 50% हो जाएगा, ठीक है। 450 पे 50% और फिर आगे 20 नंबर और जोड़ लीजिए, मतलब 55% के आसपास आप कर लेते हैं, 52-53% भी आप नंबर ले लेते हैं तो आप मेंस पास कर जाते हैं। जनरल कैटेगरी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मशक्क़त यहाँ पे नहीं है, बस एक सुंदर और सही आंसर राइटिंग आपका होना चाहिए, चीज़ों पे कमांड होना चाहिए, टॉपिक की एक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पूछे वो आप अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सके, प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम होना चाहिए, ठीक है। न हो तो और बेहतर है, ठीक है। लिखने की आपकी जो शैली है वो भी काफ़ी अच्छी खासी होना चाहिए, शब्द का चयन, गिवन टाइम पीरियड में जो भी क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लें तो आप आराम से मेंस की परीक्षा को पास कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है, ठीक है। हम पहला मेंस दिए थे और पहले ही मेंस में इसको काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने पास कर लिया था, ठीक है। आगे अभी बातचीत करेंगे रणनीति के ऊपर, एक यहाँ पे हमने आपको ओवरव्यू दे दिया। तो 900 मार्क्स का पूरा मेंस है, इसमें से 471 नंबर पे कट ऑफ बना है। अभी ये देख रहा है आपको फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। फाइनल कट ऑफ है 553 फाइनल कट ऑफ है और ये है 471। दोनों के बीच कितना फासला है? और इसमें 120 नंबर का क्या है? इंटरव्यू, ठीक है। तो 53 इधर और लगभग 29 इधर,
तो 29 और 3 32 और 50 कितना हो गया 82। मतलब इन दोनों के बीच 82 नंबर का डिफरेंट है। अब मान लीजिए कि जिस बच्चे का 4 से 71 के मेन कट ऑफ पे जो बच्चा पास किया होगा, अगर वो इंटरव्यू में 82 नंबर लाता है तब जाकर उसका फाइनल कट ऑफ में नाम आता है। बात समझ में आया? इसलिए मेंस पे ही इतने बढ़िया से आप फोकस कर लें कि कट ऑफ से 20 50 30 40 नंबर आपका अधिक हो। तो मान लीजिए कि किसी का 4 से 71 नंबर है, 4 से 71 नंबर और कट ऑफ पे ही पास किया है, तो उसको इंटरव्यू में कितना लाना पड़ेगा 42, जो एक टफ काम है। मतलब काफ़ी 82 85 इस तरह से मार्क्स मिलता है तो एक बेहतरीन इंटरव्यू आपका गया है तब वहाँ पे मिलेगा। मेरा 70 मार्क्स था, एवरेज मतलब एवरेज से थोड़ा सा बढ़िया ही कहलाएगा, 70 मार्क्स मिला हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, तो बात समझ में आए। तो 82, अगर कोई बच्चा मान लो कि 500 नंबर ला दे, मेंस में उसका 500 नंबर है, तो फाइनल कट ऑफ करिए उसको इंटरव्यू के लिए कितना चाहिए 53, और बढ़िया से 60-70 नंबर ला लिया तो रैंक भी अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब आपका जो प्रिपरेशन का फोकस होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, इस 900 नंबर के मेंस पे। कि कितना इंटरव्यू कितना है, मात्र 120 नंबर का, कितना बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे तो 90-92 तक मिल रहा है। इसलिए आपका ज्यादातर फोकस कहाँ पे होना चाहिए, इस 900 पे आपको हिट करना है मेंस के पेपर पे। जितना बेहतर परफॉर्मेंस होगा, इंटरव्यू थोड़ा बहुत गड़बड़ भी जाएगा तब भी आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, और इंटरव्यू भी बेहतर चला गया तो फिर आप रैंक होल्डर बन जाते हैं और आप बेहतरीन रैंक के साथ पहले ही प्रयास में बीपीएससी की एग्जामिनेशन की प्रक्रिया से मुक्ति पा लेते हैं। बात कुछ समझ में आया? तो ये आपका हम एक लॉजिकल थोड़ा सा आपको बता के ये समझा दिए कि ये किस तरह से मेंस और इंटरव्यू का सारा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, प्रिपरेशन पे भी आगे हम बातचीत करेंगे। बोले पहले ही आपको वीडियो लंबा होगा, लेकिन लास्ट तक देखेंगे तो बहुत सारी दुविधाएं आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी कैटेगरी के साथ लगभग वैसा ही है। ये 67th का है। सभी कैटेगरी के से मान लो कि बीसी लेते हैं तो बीसी का भी 452 था और ये देखो 50। कितने फासला है इसमें, 452, लगभग 98 नंबर का फासला है। दिख रहा है ना यहाँ पे, 98 नंबर का फासला है। अब आपको क्या लगता है कि कोई बच्चा 452 के कटअप पे पास हुआ होगा, इंटरव्यू में 98 ला सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको इस 900 के नंबर के मेंस में जितना बेहतर से बेहतर हो सके उतना परफॉर्मेंस का करके आपकी मतलब उस स्टैंड तक पहुंचना पड़ेगा। तब जाके आप इंटरव्यू थोड़ा सा गड़बड़ भी हो जाता है, इंटरव्यू बढ़िया चला जाए तो फिर पहले ही प्रयास में आप बढ़िया मार्क्स के साथ यहाँ पे पास आउट कर जाएंगे। ठीक है, बात समझ में है? तो ये सारी बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखना है। बात समझ में आ गया? जैसे हम दो एग्जाम्पल 66 में जो एक लड़की यहाँ से सिलेक्ट हुई थी प्रियंका, जो अभी वीडियो है उसके बारे में बताते हैं कि मेंस का उसका बहुत ठीक ठाक मार्क्स था, इंटरव्यू में मात्र 48 नंबर उसको मिला और 48 नंबर लेकर वो फाइनल सिलेक्शन में चली गई और वर्तमान में अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है। लेकिन हमारी जानकारी के एक और लोग थे जिन मतलब उसको 70 नंबर इंटरव्यू में मिला था, लेकिन मेंस में मार्क्स कम होने के कारण फाइनल लिस्ट में मार्क्स मतलब मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। इस बात को दिमाग में रखना है कि आपका पढ़ाई का मुख्य फोकस कहाँ पे होना चाहिए, मेंस पे मतलब ठीक ठाक आपके फोकस होना चाहिए। तैयारी पे बातचीत करें। 68 का देखिए 477 और 532। ठीक है, तो ये मेंस का और ये फाइनल कट ऑफ। ठीक है, ये दोनों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो भी स्लाइड है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे हम सेंड कर देंगे, या फिर आप कॉपी में इसको नोट डाउन करिए। आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो आपको इतना कंठस्थ पता होना चाहिए कि कौन से पेपर में क्या चीज़ पूछा जाता है, हमारी पढ़ाई का लेवल उस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना समझ गए। नेक्स्ट अब आगे बात कर लेते हैं कि पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, फिर आगे तैयारी पे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो जो मेन बात है कि प्रिपरेशन कहाँ से शुरुआत करें और कैसे इस बीपीएससी की तैयारी करें वो अभी आएगा। पहले एक बार पेपर के पूरा पैटर्न क्या पूछता है, कैसे पूछता है, ये सब समझ लेते हैं, फिर तैयारी पे हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 जो आपका होगा टोटल 300 नंबर का, जनरल हिंदी और ऑप्शनल विषय के बारे में हम आपको बता दिए थे। अब बात कर रहे हैं हम जीएस पेपर 1 के बारे में। टोटल कितने मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का। अब ये 300 मार्क्स की अगर बात करें तो इसमें अगर आप जाएंगे 300 मार्क्स में तो 3 खंड में पेपर आपको मिलेगा। अभी हम आपको पेपर दिखाएंगे जीएस पेपर 1 का।
और बीपीएससी जो कॉपी देता है आपको लिखने के लिए मेंस का, वो भी आपको दिखाएंगे। एक छात्र का कॉपी है मेरे पास, लास्ट में उसको हम आपको शो करेंगे। खंड क, अब चीजें यहाँ से थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी। खंड ख, खंड ग, 3 खंड में पेपर आता है। खंड क में 114 नंबर, खंड ख में 114 नंबर और खंड ग में 114 नंबर, सॉरी 72। तो 114, 114, 228, फिर 72, 300। खंड क की बात करें तो यहाँ पे आधुनिक भारत और बिहार का इतिहास से क्वेश्चन रहता है, एवं कला, आर्ट, ठीक है, मौर्यन आर्ट है, फिर पटना चित्रकला है, इससे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको। मौर्यन आर्ट, पटना चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग, पाल आर्ट, तो कला से 5, 6, 7 सिलेक्टेड टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्ट, ठीक है। तो हम बातचीत करते, तो बिहार और भारत के इतिहास, आधुनिक इतिहास है ये, ठीक है। सिलेबस जब आगे तैयारी पे बात करेंगे तो आगे और डिटेल में इसका मिलेगा। और आर्ट एवं कला, 4-5 कला है जो बीपीएससी के अंतर्गत अल्टरनेट करके पूछते रहता है, जैसे पाल आर्ट है, मौर्यन आर्ट है, ठीक है, और मधुबनी पेंटिंग है, पटना चित्रकला है या पटना कलम है, तो इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से कितने क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा जहाँ पे आपको, अच्छा ये जो चेंज हुआ है 68 से, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। पहले क्या था भुला जाइए, क्योंकि पेपर तो अभी इसी पैटर्न पे आएगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन के अंतर्गत 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ABCDE, 8 नंबर 8 नंबर 8 नंबर 7 नंबर 7 नंबर, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट आंसर, ठीक है। ये सब मिला के होगा 38 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर के शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने के लिए आपको बिहार लोक सेवा आयोग 2 पेज देता है, या बोले थे 1 पन्ना देता है। दिखाएंगे अभी आपको कॉपी, तो 2 पेज या 1 पन्ना देता है। अब शॉर्ट आंसर को लिखने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करना है, छोटा सा टॉपिक देता है, उसके बारे में आपको लिखना, जैसे संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह के बारे में आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, ठीक है। तो संथाल विद्रोह के बारे तो 2 पेज में आपको लिख लेना, 2 पेज भरेंगे तो फिर दूसरे क्वेश्चन छूटने की संभावना है। तो वही मुश्किल से 70, 75, 80 शब्द भी आप लिख देते हैं शॉर्ट आंसर के अंतर्गत, तो पर्याप्त माना जाएगा। कंटेंट अगर बढ़िया आपने 70, 75 कुछ फ्लो चार्ट छोटा मोटा आप दे दिए तो काफ़ी बेहतर आप यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग 70 से 75 शब्दों में इन सभी क्वेश्चन को आपको लिखना होता है। नेक्स्ट जाएंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है, ये आपका लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर, इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा जो अथवा करके दिया रहेगा, A अथवा B। अब ये क्वेश्चन होगा आपको 38 मार्क्स का। अब ये 38 मार्क्स में टोटल 5 क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन थे, अब ये 38 मार्क्स में आपको ये 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो भी सिलेक्ट करके आप लिखेंगे, इसके लिए लगभग 4 से 5 पेज आपको मिलते हैं। अब बीपीएससी में इस क्वेश्चन के नीचे नहीं लिखा है कि कितने शब्दों में इसको लिखना है, तो वही मेनली 300 से 400 शब्दों में, चूंकि 4 पेज या 5 पेज मिला हुआ है, तो 300 से 400 शब्दों में इसके आंसर आपको देने होते हैं। क्वेश्चन अभी दिखाएंगे हम आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 3 एक मिलेगा आपको, जिसमें A और B अथवा करके देगा, और इसमें भी सिलेक्ट करके एक क्वेश्चन आपको लिखना है, जो होगा टोटल कितने मार्क्स का, 38 मार्क्स का। उसमें भी 5 से 6 पेज आपको लिखने के लिए मिलेगा और आप उस पर लिखते हैं। तो सेक्शन ए से 5 शॉर्ट आंसर और 2 आपको लॉन्ग आंसर, यानी टोटल बिहार के आधुनिक भारत और बिहार के इतिहास एवं आर्ट एंड कला से टोटल 7 क्वेश्चन आपको करना है। 5 शॉर्ट आंसर और 2 लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर वही 300 से 400 शब्दों में, और शॉर्ट आंसर वही 70 से 75, 80 शब्दों में। कुछ फ्लो चार्ट वगैरह देके आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो इसका खंड 2 है, ये खंड ख है, ये भी 114 नंबर का है, और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी या करंट अफेयर्स का सेगमेंट है। मतलब इस सेगमेंट में आपको करंट अफेयर्स की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, भारत में कोई इंपॉर्टेंट घटना है तो उससे संबंधित करंट अफेयर, जैसे कॉलेजियम पे एक बार पूछा है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को करंट अफेयर्स में ही डाल के पूछ लिया था, ठीक है। या
भारत जैसे 67 या उसके पहले पेपर में आता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तो उसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो इंटरनेशनल में ये चला जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कहाँ पे, पेपर 1 जीएस पेपर 1 के पार्ट 2 या खंड ख में। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे भी 5 शॉर्ट आंसर है और 2 लॉन्ग आंसर है। शॉर्ट आंसर वही 70 से 75 शब्द में, लॉन्ग आंसर वही 400 से या 300 से 400 शब्दों में। तो 5 क्वेश्चन शॉर्ट और 2 क्वेश्चन लॉन्ग। तो यहाँ पे भी टोटल कितने क्वेश्चन आपको करने हैं? 7। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रिपरेशन पे भी बातचीत करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा समझा दें। उसके बाद से एक है खंड ग यानी ग्रुप सी। इसमें आपको 72 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो होंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको हम डीआई के नाम से जानते हैं। मैथमेटिक्स आप जनरल मैथ पढ़े होंगे जनरल कंपटीशन के लिए, तो आपने वो पाई चार्ट या ब्रीथ पढ़ा होगा। वो पाई चार्ट क्वेश्चन अभी आएगा, हम आपको दिखा देंगे। तो ये डाटा इंटरप्रिटेशन या डीआई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए अथवा बी दोनों में से कोई एक बनाना होगा, 36 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8, ए अथवा बी दोनों में से कोई एक बनाना होगा, 36 नंबर का। टोटल 36 और 36 कितना हो जाएगा भाई? 72 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका डीआई, क्योंकि मैथमेटिक्स है ये आपका कैलकुलेटर अलाउ रहता है एग्जामिनेशन में। जितना बेहतरीन तरीके से आप डीआई बनाएंगे, आपको इसमें 70, 65, 68 इस तरह से मार्क्स मिलते हैं। अगर जो भी क्वेश्चन डीआई का दिया हुआ है सबका सब एट टू डेट सही बना देते हैं तो काफ़ी बेहतर मार्क्स मिलता है। और आपके सिलेक्शन प्रक्रिया में या जीएस पेपर 1 में मार्क्स उठाने के लिए मतलब ये वाला सेगमेंट काफ़ी जाना जाता है। मेरा अपना बताया 185 हमारा जीएस पेपर 1 में मार्क्स था, किसके बदौलत? मतलब ये डीआई का दोनों क्वेश्चन हमने काफी बेहतरीन तरीके से और सही बनाया था। मैंने पहला अटेम्प्ट, इनसे पहले मैंने इसी को सॉल्व किया था, डीआई बनाया था हमने सब, उसके बाद से जीएस के पेपर को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है ये डीआई का क्वेश्चन। बेसिक मैथ पे आपका कमांड होना चाहिए, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, ये 2-3 चैप्टर है जिस पे अगर कमांड हो तो डीआई के क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएस पेपर 1। ठीक है, तो जीएस पेपर 1 दिखा दिए। पहले सेगमेंट में आपका हिस्ट्री है, बिहार और भारत और कुछ कला के आर्ट के बारे में। फिर समय की सेकंड में करंट अफेयर्स और खंड क में डीआई पूछता है। ठीक है, अब 69th के पेपर आपको हम शो करते हैं कि देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, ये 69th का पेपर देखिए। यहाँ पे खंड क में यहाँ पे दिया निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। संक्षिप्त टिप्पणी में क्या लिख रहे हैं? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी आता है एक टॉपिक, और पॉलिटी में इसको भी पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। दोनों जगह पे ये टॉपिक है, लेकिन इसको हिस्ट्री में डालकर पूछ लिया है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा है संथाल विद्रोह। बिहार बीपीएससी का तैयारी करने वाला कौन सा बच्चा संथाल विद्रोह के बारे में, चंपारण सत्याग्रह के बारे में, 1857 की क्रांति के बारे में, मौर्य नाट, पाल आर्ट, एकदम चुनिंदा टॉपिक है। इस वाले सेगमेंट को तो ऐसा कहिए तो अब 25 क्वेश्चन सेलेक्टिव आप पढ़ लिए तो उसी 25 में से ये क्वेश्चन आ जाता है। हम अपना भी लगभग कुछ सेलेक्टिव ही क्वेश्चन हम किए थे और वहां से सारे क्वेश्चन इस सेगमेंट से तो क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, फिर चंपारण सत्याग्रह इतना इंपॉर्टेंट, 1917 का महात्मा गांधी जी का बिहार में के चंपारण में पहला प्रयोग, और ये चंपारण सत्याग्रह। मौर्य कला एवं वास्तुकला, प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्रकारी। तो ये 5 शॉर्ट आंसर है, देख रहे हैं वहाँ पे मार्किंग किया गया। फिर जाएंगे तो ये 2 आपको लॉन्ग आंसर मिलेगा। प्राचीन काल में बिहार की शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र रहा है, इसकी विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये बनाइए, फिर ये बनाइए, चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पे इसका प्रभाव का वर्णन करिए। दोनों में से कोई भी आप बनाइए। 38 नंबर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 38 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये बनाइए या फिर ये बनाइए। बिहार में आधुनिक शिक्षा के विकास और उसके प्रभाव को रेखांकित करिए। दोनों में कोई एक आपको चूज करके बना लेना है। फिर खंड ख, अभी बोले करंट अफेयर्स का, तो ABCDE
खंड ख से ये 5 करंट अफेयर्स, फिर नीचे जाएंगे तो इन दोनों में से 5वां का ए अथवा 5 का बी, दोनों में से कोई एक, फिर 6 का ए अथवा बी, दोनों में से कोई एक। फिर आपको खंड ख में ये डीआई का क्वेश्चन मिलेगा, ये डीआई का 2 क्वेश्चन 38, 36 नंबर का, दोनों को आप सॉल्व करें। बात समझ में आ गया? तो 7 क्वेश्चन खंड क से, 7 क्वेश्चन खंड ख से, 7 7 14 और 2 क्वेश्चन डीआई का, टोटल 16 क्वेश्चन 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर जो आपका मेंस का एक पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। तो 3 घंटे में आपको 16 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आपका शॉर्ट आंसर होगा, 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर होगा और 2 होगा आपका डीआई या फिर मैथमेटिक्स का। अब कॉपी कैसे मिलता है ये देखिए, ये कॉपी है बिहार लोक सेवा आयोग का, इधर दोनों साइड छोड़ा रहता है, ये एक स्टूडेंट का कॉपी है, 69th मेंस का ये कॉपी है, दोनों साइड छूटा रहता है और बीच में आपको लिखना होता है। इंस्ट्रक्शन रहता है कि दोनों साइड कुछ नहीं लिखना है, बीच में आपको केवल लिखना है। अब ये भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में लिखा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 पेज हुआ, ये एक पेज ये हो गया भारतीय परिषद अधिनियम के, एक पेज ऊपर लिखा है, सॉरी एक पेज ये हो गया और एक पेज ऊपर लिखा गया, तो 2 पेज ये आपको मिला है शॉर्ट आंसर के लिए। पहले क्या होता था, पेपर अलग मिलता था, पेपर अभी भी हालांकि अलग मिलता है, और ये कॉपी में ये नहीं लिखा होता था संथाल विद्रोह, ये यूपीएससी का फॉर्मेट है, यूपीएससी अपने जो कॉपी देती है वहां पे इसको लिख देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूपीएससी में भी इस बार परिवर्तन देखा, आप क्वेश्चन आपके बुकलेट यानी जो आंसर कॉपी है उसी में आपको मेंशन रहेगा, तो आपको ये आप पेज पलटिए, इसको लिख लीजिए या उसको। पहले क्या होता था कि आप क्वेश्चन की नंबरिंग देखकर कि हम पहले लिखना है, उसके बाद से तीसरा लिखना है, तो उस तो इस बार ये थोड़ा सा चेंज है बिहार की बीपीएससी के इस आंसर में, आंसर जो मेंस का कॉपी है, ठीक है। तो संथाल विद्रोह ये आपका कॉपी है, ये आप इसको पढ़ना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से या फिर आप व्हाट्सएप से भी इसको मिल सकता है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, ये कॉपी आपको सेंड कर दिया जाएगा, कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, अपने स्टूडेंट का ही ये कॉपी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये दिखा दी आपको कॉपी। नेक्स्ट अब आगे जो बात करेंगे हम, तो जीएस पेपर 1 आई होप समझ गए, 300 नंबर के मार्क्स के बारे में कैलकुलेशन हो गया। नेक्स्ट अब जीएस पेपर 2 जो टोटल 300 मार्क्स का है। जीएस पेपर 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखेंगे तो 300 मार्क्स का है, इसमें भी 3 खंड है, खंड क, खंड ख और खंड ग, 114, 114 और 72, ठीक है। तो कैलकुलेशन कुछ उसी प्रकार से है। पहले पार्ट में है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, दूसरे पार्ट में है भारत और बिहार का भूगोल और इकोनॉमिक। ये दोनों ओवरलैप टॉपिक है, मतलब वैसा टॉपिक जो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी दोनों को टच करता है वो यहाँ पे सेकंड पार्ट में शामिल किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नो। बिहार विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये जनरल साइंस नहीं है। बात समझ में? एक तो हद हो गया, एक बच्चा मेरे पास आप बोला कि सर हम साइंस पढ़ रहे हैं, उसका मेंस राइटिंग भी करते हैं, कोशिका के प्रकार और उस, अरे वो सब नहीं पूछा जाता है मेंस में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। इसरो के बारे में बाकी कोई रिसर्च उसके बारे में, या फिर अगर बात करें तो डीआरडीओ उसके इस सारे के बारे में, बिहार के एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का योगदान, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब भारतीय राज्य व्यवस्था से कितने क्वेश्चन आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ABCD करके 38 नंबर का शॉर्ट आंसर, दूसरा क्वेश्चन ए अथवा बी दोनों में से कोई एक बनाना है 38 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 ए अथवा बी दोनों में से कोई एक बनाना है 38 मार्क्स का, ठीक है। तो ये 38 कितना 114। टोटल क्वेश्चन कितने करना है, तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल कितने 7 क्वेश्चन। वैसे ही चाहेंगे तो सेकंड पार्ट में भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों को मिलाकर 5 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर और 2 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, कितना 7 यहाँ पे भी, ठीक है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अगर जाएंगे तो यहाँ पे 36 नंबर का 7वां नंबर क्वेश्चन है और 8वां नंबर भी क्वेश्चन 36 नंबर का। अब ये शॉर्ट आंसर है तो 5 क्वेश्चन इधर जोड़ लीजिए और 1 क्वेश्चन लॉन्ग, कितने 6, तो 7, 7, 14 और 6, 20 क्वेश्चन आपको जीएस पेपर 2 में लिखने होते हैं। कितने 20 क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में, जिसमें से 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर है आपके लिए, जो 70 से 75 से 80 शब्द में लिखना है, और बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर है, 2 पॉलिटी का,
2 इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का, और एक है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। तो ये है आपका जीएस पेपर 2, 300 मार्क्स का ये हो गया। नेक्स्ट एक पेपर होता है जो ये पेपर इंक्लूड हुआ है 68 से इंक्लूड हुआ है निबंध का या एसे का पेपर। ऑप्शनल को क्वालिफाइंग बनाया गया और इसको ऐड किया गया 300 मार्क्स का। अब ये इसमें भी 3 खंड मिलता है, खंड क 100 नंबर, खंड ख 100 नंबर, खंड ख 100 नंबर। खंड क में 4 ऐसे आपको दिलाएगा, चारों में से कोई एक चूज करके लगभग 700 से 800 शब्दों में आपको इस ऐसे को लिखना है, 100 में से जितना नंबर आपको एग्जामिनर दे दे। वैसे ही एक खंड ख है, 4 यहाँ पे मिलेगा, चारों में से कोई एक ही चूज करके, इन चारों में से कोई एक चूज करके आपको ऐसे लिखना है। तीसरा पार्ट इसका बिहार स्पेशल का है, कुछ कहावत वगैरह यहाँ पे देकर उसका एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा जाता है, 700-800 शब्दों में कोई एक लिखना होता है। ठीक है, तो टोटल 3 ऐसे आपको लिखना होता है, लगभग 700 से 800 शब्दों में एक ऐसे को लिखना होता है। ठीक है, पढ़ाई का जो अंतिम निचोड़ होता है वो शायद आपको ऐसे में झलकता है। ठीक है, निबंध मतलब बिना किसी बंधन के किसी विषय पर अगर लिखा जाए, मतलब एकदम फ्री होकर एक फ्लो के साथ, तो फिर वो निबंध की श्रेणी में आता है। सारी सब्जेक्ट पे आपके ठीक ठाक पकड़ हो जाएगी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, डेवलपमेंट इंडिया और बिहार का, ये सारी टॉपिक समझ जाएंगे तब आपके निबंध लिखने के कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न को पकड़ना है और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके निबंध तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और ये निबंध 300, 300 और 300, ये 900 नंबर मिलाकर फिर आपका मेंस का कटअप बनता है और सीट के लगभग 2.5 से 3 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर उसमें से फाइनल 1 गुना जो भी सीट होता है उतने लोग सिलेक्ट होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सारे पेपर के पैटर्न को हमने समझा दिया कि कितने पेपर होते हैं। उसके बाद से 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के पैनल में वही 4 से 5 लोग होते हैं, जिसमें एक महिला भी सदस्य रहती है इंटरव्यू पैनल का। और बेसिक जो आपसे है, क्योंकि परीक्षा आपने पास किया है तो काफ़ी एक अच्छी खासी नॉलेज है, तभी आप प्री और मेंस दोनों को पास करके पहुँचे हैं। इंटरव्यू आपका व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपकी सारी वहाँ पे हाव भाव, प्रशासन के प्रति आपकी जिम्मेदारी, कैसे आप सिचुएशन बेस्ड उस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू, आपका ऑप्शनल, आप किस तरह से पढ़ाई की, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पर्सनालिटी टेस्ट करने के प्रयास की जाती है और 120 नंबर में से कुछ नंबर आपको दिलाता है। तो ये हम पूरा पेपर का पैटर्न डिस्कस कर लिए। अब आगे हम जो बातचीत करेंगे कि आपको अगर तैयारी करना है बिहार लोक सेवा आयोग की पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 किसी भी स्टेज पे हैं 2025, 26, 27, जब भी आपको पेपर देना है, तो अभी से आपकी क्या रणनीति होना चाहिए, कितना आपका टाइम प्लान होना चाहिए, किस तरह से मेंस, प्री और इनको साथ साथ करना है कि आप पहले अटेम्प्ट में या फिर काफ़ी पहले ही आप अपने, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन हो और आपका एज हो जाए, इस परीक्षा को आप पास कर लें, उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, अब देखो पढ़ाई के बारे में अगर बात करें तो एक अच्छा ये तो कोर एरिया है जो कुछ डिस्कस किया है, आगे हम बताते हैं। यहाँ पे देखिए, तो एक बात समझ गए कि प्रीलिम्स है, मतलब जो पेपर का पैटर्न है वो प्रीलिम्स है, फिर उसके बाद से पास करेंगे तो फिर मेंस है, और उसको पास करेंगे तो फिर इंटरव्यू है। इंटरव्यू है, ये 3 लेवल का पेपर है। अब मान लो कि कोई बच्चा, अच्छा तैयारी शुरुआत जब करनी है तो इस बात को दिमाग में रखिए कि रणनीति पहले बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक परफेक्ट रणनीति और फोकस्ड तैयारी नहीं हुआ तो इतना आसान नहीं है। इसमें बच्चे काफ़ी, मतलब बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 4-5, 3 लाख लोग तो फॉर्म डालते हैं, जिसमें से कुछ 100 लोगों को सिलेक्ट होना है। सफलता का दर 0.01% के आसपास होता है, मतलब 100 में से लगभग 99.9% लोग, यानी 99.9% लोगों को फेल हो जाना है। जिस परीक्षा में 0.1% सक्सेस होने की संभावना है, उस परीक्षा को अगर आप सीरियस लेकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप उम्मीद करते हैं कि बाकी भीड़ से अलग आपको ऑफिसर बन जाएंगे बिहार में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले 2-3 चीज़ें जो ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, कि आप पीछे क्लास में हमने जो समझाया था नोटिफिकेशन और पोस्ट प्रेफरेंस, उसके बाद से आज के क्लास में हमने बताया कि प्रीलिम्स और मेंस के अंतर्गत क्या क्या पूछा जाता है,
अब तैयारी कहाँ से शुरुआत करें? एक प्रॉपर गाइडलाइन आपके पास होना चाहिए कि कैसे प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को साथ साथ तैयारी करना है। मेंस का आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपको चेक कौन कर रहा है भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है तो जो भी बच्चे सिंसियर हैं, जो अपना कॉपी लिख कर यहाँ पे ऑफिस में जमा करते हैं, जो बाकी बेसिक क्लास कर रहे हैं और कॉपी जमा करते हैं, उनको प्रॉपर चेक करके जो भी गलतियाँ होती है उसको बताया जाता है, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उसके सबसे दुख मतलब उसके सबसे सेटबैक या उसका निगेटिव पॉइंट यही है कि आपके मेंस की कॉपी को वहाँ पे कोई चेक करने वाला आपको नहीं मिलता है। अगर मेंस की कॉपी आपका प्रॉपर चेक हो, प्रॉपर आपको गाइडलाइन किया जाए, अगर थोड़ा सा भी आप मेहनती स्टूडेंट है, 8-9 घंटा 6-7 घंटा शुरुआत में, फिर 8 घंटा आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बताए हुए डायरेक्शन पे आप आगे बढ़ सकते हैं, सोशल साइड या सोशल मीडिया से दूर रहकर आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप बिहार लोक सेवा आयोग को काफ़ी आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, भटकना नहीं है। अपना एक एग्जाम्पल भी है कि जो लड़की यहाँ से वीडियो बनी हुई है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मात्र 21, साढ़े 21, 22 साल के एज में वो अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में चयनित हो गई, ठीक है। तो एक सही गाइडलाइन प्रॉपर होना चाहिए और एक सिंसियर स्टूडेंट मिलना चाहिए, फिर पढ़ाई करने वाला, और एक सही गाइडलाइन मिल जाए तो फिर वो फोकस पढ़ाई होगी और फिर सफलता के अंतिम मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आइए तैयारी से संबंधित थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब कैसे आपको शुरुआत करना है। अब बिहार लोक सेवा आयोग या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आपको क्रैक करने के लिए सबसे पहले कुछ कोर एरिया है या कोर सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बातचीत करेंगे कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट है जो सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उसको केवल प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेंस में पूछते हैं, उसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ओवरलैप करते हैं, तो उसको दोनों तरीके से पढ़ना है। बात क्लियर? तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, क्या मेंस में पूछा जाएगा, और दोनों में कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं दोनों में कंबाइंड रूप से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो किसी भी सिविल बिहार लोक सेवा आयोग के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, झारखंड अलग अलग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम देते हैं, या फिर आगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम देना है, तो ये 4 कोर एरिया सब्जेक्ट है जिस पे आपकी एक अच्छी खासी पकड़ होना चाहिए। गाड़ी का ये 4 मुख्य चक्का है, समझ जाइए, मुख्य पिलर है ये घर का चारों कॉर्नर पे। इसको अगर बेहतरीन तरीके से आप नहीं समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग इस पर अपना डेवलप नहीं करते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट को समझ पाना और क्वेश्चन राइटिंग को कर पाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले टॉपिक पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी जरूर होना चाहिए। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल राजकोषीय घाटा क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। रट्टा मारो जिंदाबाद से यहाँ पे काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपको जो समझेंगे वही तो आगे आप प्रस्तुत कर पाएंगे, अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कर पाएंगे। 1857 की क्रांति क्यों हुई, फिर कैसे हुई, घटनाक्रम क्या रहा, बिहार का क्या योगदान रहा, ये जब तक टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा कि क्या क्या इसके पीछे रीजन रहा, आप मेंस के आंसर राइटिंग को नहीं कर सकते हैं। रट का तो बिल्कुल कोशिश मत करिएगा कि रट को हम रट कर और मेंस के आंसर राइटिंग कर लेंगे, ठीक है। इसलिए टॉपिक पर अंडरस्टैंडिंग सबसे पहली जरूरी है मेंस के आंसर राइटिंग करने के लिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये 4 कोर सब्जेक्ट है जिस पे एक बेसिक पकड़ आपको होने चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे पहले नंबर पे हमने रखा है इतिहास। बिहार लोक सेवा आयोग के सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट में से है इतिहास। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। प्रीलिम्स में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन, मेंस में 114 नंबर का। अब इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन, अच्छा बिहार और भारत दोनों का इतिहास लिखे हैं, और एक है आधुनिक भारत का इतिहास। 3 पार्ट में है, एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और तीनों का बिहार भी है, ठीक है। अब इसमें जो आपका मेंस है वो सिर्फ आधुनिक भारत का इतिहास है। आधुनिक भारत का इतिहास ही मेंस में आपको आता है। ये दोनों को टॉपिक आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, और इसको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। कहने का मतलब इसको केवल एमसीक्यू टाइप से पढ़ना है, इसको आंसर राइटिंग भी सब करना है बिहार के साथ साथ। जैसे 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो 1857 की क्रांति में बिहार का क्या योगदान रहा, इसको भी बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ऐसे चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह का बिहार का के पूरे इंडियन पॉलिटिक्स पे या राष्ट्रीय आंदोलन पे क्या प्रभाव पड़ा, बिहार का उसमें क्या योगदान था, ये सारा चीज़ इसमें करना है। ये दोनों सिर्फ प्रीलिम्स के लिए और ये मेंस के लिए। अब मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी सब्जेक्ट से कि आप इसको तैयार करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। पहली बात, अगर आप बढ़िया यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, DU, JNU इस टाइप से,
तो ग्रेजुएशन में आपको वहाँ पे जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो कई गुना हम लोगों से मतलब ब्रिलियंट तेज होते हैं, उनके अपेक्षा तो हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर उस बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आप क्लास कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिस्ट्री आपका मेन सब्जेक्ट है तो वहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आपको समझाई जाएंगे। लेकिन आप लोकल एरिया में हैं जहाँ पे सामान्यतः बिहार और यूपी की अगर बात कर लें, यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी तो है नहीं, होता भी है तो कोई जाता नहीं है। अब मान लो कि आपको हिस्ट्री तैयार करना है तो कैसे आप तैयार करेंगे? अच्छा, सबसे पहला एक काम इसके पहले करना है कि PYQ जरूर आपको खरीद लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पास प्रीलिम्स का भी होना चाहिए, मेंस का भी होना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम करना है तो सबसे पहला उसका कुछ अंदाजा होना चाहिए। तो आपके पास प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का लगभग 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। तो पहला मेरा सुझाव यही है कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार प्रीलिम्स का और बिहार मेंस का जो PPSC के द्वारा हुआ है उसको खरीद कर लाइए और 2-3 दिन बैठकर पूरा दिमाग से उसको समझिए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं, क्योंकि आपने टॉपिक तो अभी पढ़ा नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन पेपर देखने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन, ठीक है। या तो बुक से देखिए या फिर गूगल पे जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देखिए। मतलब सबसे पहले PYQ पे जरूर फोकस करिए, ठीक है। ये बात आपने समझ गया। अब मान लीजिए कि PYQ आपने देख लिया, अब उससे आपने बिहार हिस्ट्री पढ़ना चालू किया, तो हिस्ट्री पढ़ते समय 2-3 बातें सभी सब्जेक्ट पे लगभग ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते सबसे पहले आपको NCERT करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण, छोटे किताब लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक तो पहले NCERT लेना है, NCERT। उसके बाद से एक अपना नोट्स बनाना है जरूर, इतिहास का एक नोट्स आपके पास होना चाहिए जिसमें एंसेंट, मेडिवल, मॉडर्न। एंसेंट मेडिवल का एक में कर लीजिए, मॉडर्न का एक में कर लीजिए, क्योंकि एंसेंट और मेडिवल से तो कल प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे। मॉडर्न का अपना अलग नोट्स होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रीलिम्स और मेंस और काफ़ी लॉन्ग मतलब वो है तो उसमें थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। तो अपना एक नोट्स भी होना चाहिए, क्योंकि यही नोट्स आपको एग्जामिनेशंस के समय हेल्प करता है। अगर नोट्स ही आपके पास नहीं होगा तो क्या रिवीजन करेंगे, क्या पढ़ेंगे? एग्जामिनेशंस के समय थोड़े ना नोट्स बनाएंगे। तो परीक्षा देने से पहले सारे के नोट्स आपके पास बन जाने चाहिए, तो अपना एक नोट्स बने। साथ ही साथ एक रेफरेंस बुक इसके साथ जरूर पढ़ना है। एक तो NCERT हो गया, एक कोई रेफरेंस बुक। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो राकेश मतलब यहाँ पे एक SK पांडे सर का किताब है, वो एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री का ले लीजिए। मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, परीक्षा पानी भी ठीक ठाक है, लेकिन स्पेक्ट्रम लेंगे तो कुछ मेंस का भी क्वेश्चन आप वहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एक NCERT, एक रेफरेंस बुक, कोई दिक्कत परेशानी, और उसके बाद से आपका अपना एक हैंड रिटन नोट्स, यहाँ तो कोई दिक्कत। ये तीनों जब कर ले पहले, उसके बाद से PYQ भी आप साथ साथ देखते चले प्रीवियस ईयर को। मान लिया एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री है, पढ़ते गए PYQ देखते गए, पढ़ते गए PYQ। पढ़ने का मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम आपसे सॉल्व होने चाहिए, तब जाकर कुछ बात बनेगी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद से PT के लिए दृष्टि का जो क्विक रिविजन बुक है वो भी काफ़ी बेहतर बुक है। आप सभी सब्जेक्ट का अलग अलग है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, विज्ञान वगैरह सबका। PT के लिए हमारे हिसाब से सबसे बेहतरीन बुक है। क्वेश्चन कितना भी डेप्थ में PT में आ जाए, उसमें जो डाटा और सारी चीज़ें दी हुई हैं उनसे आप आराम से प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप अटैच बुक के रूप में मान लीजिए हिस्ट्री, तो आप SK पांडे का किताब न लेकर आप ले लीजिए दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक। तो एक NCERT हो गया, एक आपका नोट्स बनेगा और एक क्विक रिवीजन बुक हो जाएगा। इतना हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? इसको यहाँ से कर लीजिए। अच्छा, दृष्टि के बुक की एक खासियत ये भी है कि उसमें जो डाटा है वो NCERT का लगभग सारा डाटा उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब NCERT आपको पढ़ लिए और उसको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बुक पढ़ेंगे तो NCERT का बहुत सारा डाटा इन किताब में मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना काम हो गया, ठीक है। एंसेंट और मेडिवल का आपने पढ़ के अच्छा से नोट्स बना लिया, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का आंसर, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने तो उसका आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर जितना क्वेश्चन है उसका आंसर राइटिंग भी आप कर लिए। इस तरह से आप पढ़ाई को आगे बढ़े। फिर PY क्वेश्चन निकालिए, प्रीवियस ईयर, प्रीलिम्स और मेंस दोनों को करिए, फिर एक कॉपी आपका बनकर तैयार हो गया। फिर मान लीजिए कि भूगोल पढ़ना है, तो वैसे ही भूगोल के लिए पहले NCERT, स्पेशली 6 to 12 का जो NCERT है वो इम्पोर्टेंट है। तो NCERT
फिर इसका एक रेफरेंस बुक तो दृष्टि का आप यहाँ पे भी ले सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो महेश बर्नवाल का बुक ले सकते हैं। 3 किताब हो गए एनसी। फिर अपना एक नोट्स बना लीजिए और उसके बाद से PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। अगर सेल्फ कर रहे हैं, मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, PYQ भी लगा दिए, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद से आप पूरा अपना नोट्स बना लिए, पढ़ने और समझने के बाद आप अच्छा से सारा काम कर लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने मेंस में आए हैं सबको अंडरस्टैंडिंग कर लिए, लिख कर प्रैक्टिस कर लिए, तो फिर कहीं पे भी कोचिंग वोचिंग की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। परंतु अब ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में आप साल भर लगा रहे हैं। कोचिंग संस्थान या जो भी आपके मार्गदर्शक है, जो भी आपके कोच है, जो भी आपके गाइड है, वो आपके काम को आसान करने के लिए है। हो सकता है कि जो मॉडर्न हिस्ट्री आप 4 महीना में पढ़ें, क्लास करें, तो 2 महीना में हम आपको समझा कर सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से बता दें और सारी चीज़ें उस पर कमांड भी आपकी हो जाए। हो सकता है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए घर पे 2 माह लगाएं, आपका समय भी जाया हो और वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगे तो सारी चीज़ों को समझा कर और सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ठीक है। अब हालांकि ये मतलब क्या बोले कि BPSC फाउंडेशन का जो क्लास हम लेते थे, तो हमारे सिलेक्शन से पहले वो क्लासेस चलती थी, जो भी बच्चे उसमें थे अभी भी अपने प्रिपरेशन में हैं, कभी न कभी उनका रिजल्ट हमें उम्मीद है कि दिखेगा, जो भी फाउंडेशन बैच से जुड़े हुए थे, अपने मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो फाउंडेशन बैच कभी हम बढ़िया से कंप्लीट नहीं करा पाए, क्योंकि अपनी कुछ व्यस्तता, बाद में अपनी सिलेक्शन हो गया, तो ये सारी चीज़ों को। लेकिन अच्छा, फाउंडेशन बैच में जो भी नोट्स वगैरह हम अप्लाई करते वो सब दिल्ली का हमने जो नोट्स पढ़ा हुआ है, उन सारी नोट्स से आपको वो सारे BPSC फाउंडेशन में, वो केवल औपचारिकता भर नहीं है, उसमें प्रीलिम्स और मेंस, क्वेश्चन राइटिंग, पूरा टेस्ट वगैरह प्रॉपर उसमें चलता है, एक लेवल वाला क्लास आपको मिलता है। तो जो भी फाउंडेशन मान लीजिए बैच को आप ज्वाइन करते हैं, तो एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तभी फाउंडेशन बैच में हम बच्चों को ज्वाइन करते हैं। तो अगर मान लीजिए LCS से आप तैयारी करना शुरुआत करना चाहते हैं, तो जो भी ये सब्जेक्ट हमने लिखा है, एक बार इसका बेसिक आपने पढ़ लिया, उसके बाद से फाउंडेशन बैच अभी हम आरंभ करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि सर्विस है तो थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि कब कैसे उसको हैंडल करना है। लेकिन काफ़ी इंक्वायरी है मेरे पास BPSC फाउंडेशन बैच को लेकर, तो हम कोशिश करते हैं और अपने कुछ साथी शिक्षकों के साथ मिलकर उस बैच को शुरू करें। ठीक है, पहले आप इस वीडियो को देखेंगे और फिर उसके बाद से जो इस पर प्रतिक्रिया होगी उसके अकॉर्डिंग हम आगे प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये आपका 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें सारा हम लिखे हैं। राज्य व्यवस्था है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से, भूगोल है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से इसको पढ़ना है। ठीक, तो ये आपको यहाँ से दिख जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये आपको पूरा यहाँ पर पढ़ने के लिए बेसिक NCERT के साथ उस पर समझ नहीं आ रहा है तो आप क्लास ज्वाइन करके जो बेसिक बैच चलता है उसको आप करें, समझें। NCERT के लास्ट में जो आंसर राइटिंग की शुरुआत हमसे बच्चे पूछते हैं कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कहाँ से करें, कुछ नहीं करना है। आप आंसर राइटिंग के लिए आप NCERT के चैप्टर, जैसे आप 7वां 8वां पढ़े होंगे कि चैप्टर पढ़े, लास्ट में जो क्वेश्चन दिया उसी में से आप आंसर लिखते थे, तो पहला काम ये कर लें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप हैं, NCERT के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप घर पे लिख कर प्रैक्टिस कर ले, पहले उसको कंप्लीट कर ले। मान लीजिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो 7th क्लास के ज्योग्राफी में जो चैप्टर खत्म करेंगे उसके लास्ट में जो 4-5 क्वेश्चन दिया उसको लिखें। यहाँ पर चेक कराते हैं बच्चे, जो भी सीरियस स्टूडेंट है चेक कराते हैं, जहाँ पे कमी होती है फिर उसको बताया जाता है, फिर उस हिसाब से तैयारी। तो NCERT अपना क्लास, पहले NCERT किताब, उसके बाद से एक रेफरेंस बुक में PT के लिए आप ले सकते हैं दृष्टि का क्विक रिवीजन बुक, और मेंस के लिए थोड़ा सा एक और बुक कोई हेल्प आपको मिल जाए, जैसे पॉलिटी है तो लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी है तो महेश बर्नवाल का डिस्क्रिप्टिव बुक, हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। ये कुछ बुक लिस्ट है जो आपके पास ये होना चाहिए, ये किताब फिर NCERT दोनों को पढ़ के क्लास कर रहे हैं यहाँ पे तो और बेहतर है, फास्ट सारी चीज़ें होती जाएंगे। नोट्स प्रॉपर बना लीजिए, बनने के बाद एक बार बेसिक जब कंप्लीट हो जाए, फाउंडेशन बैच और आंसर राइटिंग वाले बैच को आप ज्वाइन करके फिर अपने प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हैं और फिर वहाँ से आप तैयारी और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको हो गए। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद से कुछ सब्जेक्ट्स और हैं, ये जैसे ये है आपका सामान्य विज्ञान, तो इससे केवल प्रीलिम्स में पूछता है, जीव विज्ञान है, भौतिकी है या फिर रसायन विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
ये प्रीलिम्स में और मेंस में 69 से कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आने लगा है। तो प्रीलिम्स और मेंस, करंट अफेयर्स आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, बिहार विशेष प्रीलिम्स और मेंस दोनों में है, और कुछ मैथमेटिक्स प्रीलिम्स और मेंस वो भी दोनों में है। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो आपको पूरी तरह से ये सब्जेक्ट का हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है और कुछ बेसिक बातों को हम इस पे समझाने का प्रयास किए हैं। अब तैयारी के लिए सबसे बेसिक और ज़रूरी बात यही है कि आप सिलेबस समझ गए, कौन कौन से सब्जेक्ट से किस तरह से आते हैं वो समझ गए। और फिर नेक्स्ट वीडियो अब इस पे मौका मिलेगा तो फिर हम आपको बनाएंगे कि एक एक सब्जेक्ट को कैसे तैयार करना है, हिस्ट्री को कैसे, ज्योग्राफी को कैसे, फिर भी हमने बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस कर ली हैं। तो एक मोटा खाका आपको मिल गया कि बिहार लोक सेवा आयोग की तैयारी कैसे शुरुआत करना है। अब इसमें से 2 सब्जेक्ट एक साथ आपको उठाना है। मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़े तो उसके साथ पॉलिटी कर लें, दोनों सब्जेक्ट को उठाएं, फिर उसका जो बेसिक बुक है वो आप ले लें और बेसिक बुक के साथ अपना नोट्स बनाएं। जैसे मान लो कि यहाँ पे 9 बजे हिस्ट्री के क्लास चल रहा है, आप हिस्ट्री की क्लास में जो भी बच्चे हैं उन आप एनसीईआरटी साथ में बोला गया 6 क्लास का एनसीईआरटी क्लास, अपना नोट्स, और एनसीईआरटी तो सिर्फ एंसेंट हिस्ट्री तो केवल प्रीलिम्स में है, तो प्रीलिम्स वाले जो भी वहाँ पे है उस हिसाब से करते जाइए। साल 1.5 साल एक प्रॉपर आप तैयारी करते हैं, सभी सब्जेक्ट का अपना एक नोट्स बना लेते हैं, तो आगे आने वाले एग्जामिनेशन की आपकी सफलता का जो दर प्रतिशत होगी वो काफ़ी बेहतरीन होगी। ठीक है, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना नोट्स बनाए, अपना खुद का नोट्स नहीं होगा तो पीडीएफ और इस सब के चक्कर में ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये पीडीएफ संभाल को, पीडीएफ संभाल के, तो कोचिंग से जुड़े रहेंगे तो एक फ़ायदा आपका ये होगा कि उस सब्जेक्ट का आपका नोट्स बनता जाएगा और थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग उस पर डेवलप होती जाएगी, एक समझ आपकी विकसित होगी जो आगे आपको मेंस के आंसर राइटिंग में ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे हैं तैयारी को अभी शुरुआत करना चाहते हैं या तैयारी शुरुआत कर चुके हैं, एक बढ़िया प्रॉपर रणनीति, भले थोड़ा सा बैक जाकर फिर से शुरुआत करना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ 2 कदम पीछे जाता है तो फिर वो 4 कदम आगे भी बढ़ता है। ठीक है, तो लंबा छलांग लगाना है तो पहले 2 कदम पीछे जाना क्या है, जरूरी है। तभी तो आप जहाँ पे खड़े हैं, मान लीजिए कि तैयारी के कुछ तैयारी आपने कर लिया है लेकिन वहाँ से कुछ बात बन नहीं रही, तो जहाँ से खड़े हैं वहाँ से आप छलांग लगाने के बजाय अगर आपको लगता है कि 2 कदम पीछे जाकर हम लंबा छलांग लगा सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 2 कदम पीछे जाइए, फिर लंबा छलांग के लिए आप प्रयास करिए, आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, बाकी लक्ष्य सिविल सर्विसेज ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बीपीएससी फाउंडेशन का बैच भी हम जल्द लॉन्च करने वाले हैं अपने टाइम और शेड्यूल के अकॉर्डिंग, फिर वहाँ पे भी कुछ बातचीत होंगी। ठीक है, तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें हम इस पर समझाने का प्रयास किए हैं और आप समझ गए होंगे। और बाकी कुछ भी डाउट होगा इस पर तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और कुछ नेक्स्ट वीडियो में उन सारे डाउट को हम लेकर बाकी चीज़ों को समझा देंगे। बुक लिस्ट एक स्पेशल हम बातचीत कर लेंगे किसी वीडियो में कि हर एक का क्या बुक लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम बता देंगे। तो अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ इसको हम, हमारा जितना अनुभव है इस परीक्षा को लेकर या इसको अभी तक हमने इस परीक्षा को जो पास किया है, हमारे गाइडलाइन में जो 1-2 बच्चे पास किए हैं, तो उसको तमाम चीज़ों का अनुभव के साथ हमने अपने पूरी बात को शेयर की है। ठीक है, आई होप आप इसको फॉलो करें और फिर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ें। कोई भी आपकी जानकारी और हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, उसको फिर रिप्लाई देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।